वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में वेलकम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन तक बात कर लिया था, किस प्रकार से टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था अपने इक्वेशन के आधार पे। आज की क्लास में हम लोग कॉलिजन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं और आई होप सो कि ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स का। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलिजन थ्योरी। देखिए, हम लोग बात करेंगे कॉलिजन थ्योरी के बारे में। ये जनरली रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है उसके बारे में बताया जाता है और जनरली कॉलिजन थ्योरी में ये कहा जाता है कि जब तक दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए, इस कॉलिजन थ्योरी में एक बात और कहा गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलिजन हो जाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि दो रिएक्टेंट आके टकराए तो ये प्रोडक्ट में बदल ही जाएगा। तो क्या कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि किस आधार पे कॉलिजन थ्योरी के अनुसार से कैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, होता क्या है कि एक फ्रूटफुल कॉलिजन होता है और एक होता है जनरल कॉलिजन। फ्रूटफुल कॉलिजन का मतलब कि वैसा कॉलिजन जिसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर टकराए और टकराने पर क्या हो जाए, प्रोडक्ट में बदल जाए। तो इस तरह के कॉलिजन को हम लोग फ्रूटफुल कॉलिजन कहते हैं। और वैसा कॉलिजन जिसमें कि मॉलिक्यूल्स आपस में आके टकराए और टकराने के बाद ये प्रोडक्ट में ना बदल पाए, तो इस तरह के कॉलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल कॉलिजन कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि फ्रूटफुल कॉलिजन किस तरह का कॉलिजन हो सकता है। तो देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके कारण आपने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी की। वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है वही एनर्जी बैरियर को पार कर पाते हैं और एनर्जी बैरियर को पार करके प्रोडक्ट में बदल पाते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि वैसे मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए कि 1000 मॉलिक्यूल्स है और 1000 मॉलिक्यूल्स में 500 मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि एनर्जी बैरियर को पार कर जाए और पार करके प्रोडक्ट में बदल जाए। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, 500 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा वह कोलिजन कैसा होगा, तो वह कोलिजन फ्रूटफुल कोलिजन होगा। फ्रूटफुल कहने का मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके किस में बदल जाए, प्रोडक्ट में बदल जाए। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि फ्रूटफुल कोलिजन के लिए रिक्वायरमेंट क्या हो गया भाई, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कि यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आपने ग्राफ की बात की थी और इसमें आपने देखा था क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात की थी हम लोगों ने, और यहाँ पे बात किया था हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ एनर्जी की। और इस ग्राफ में आपने क्या देखा था कि मान लीजिए प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट A प्लस B है और इसे बदलना है प्रोडक्ट AB में बदलना होता है, तो इसको एक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट में बदलते हैं। और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले इस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचना होता है और जब ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में। और उसमें आपको बताया गया था कि रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसी एनर्जी गैप को क्या कहा गया था, एक्टिवेशन एनर्जी। और वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इस एनर्जी बैरियर को पार करते हुए ट्रांजिशन स्टेट में बदलते हैं और ट्रांजिशन स्टेट में बदलने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फिर किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी हो कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सकें। तो कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास की एनर्जी इतना होता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सके। तो वो कौन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वैसे मॉलिक्यूल जिनके पास कौन सा एनर्जी होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। और इस एक्टिवेशन एनर्जी की मदद से ये क्या कर सकेंगे, ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच पाएंगे और ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने के बाद ये क्या कर सकेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकेंगे।
तो पहली बात तो ये हो गई भाई कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए फ्रूटफुल कॉलिजन के लिए। और वो प्रॉपर एनर्जी कहाँ से मिलता है? एक्टिवेशन एनर्जी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा बात हम लोग करेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन आपका ये कहता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि दो रिएक्टेंट आपस में मिले तो वो प्रोडक्ट बन ही जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझिए कि मान लीजिए आपको दरवाज़ा खोलना है, तो दरवाज़ा का दो साइड होता है, एक साइड जिधर से हम बंद करते हैं और दूसरा साइड जिधर से आप खोल सकते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, जिधर से बंद होता है उधर से बहुत ज़्यादा उस पर टक्कर मार रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, एनर्जी उस पर लगाया जा रहा है, तो क्या वो खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो कब खुलेगा? तो जिस डायरेक्शन से वो खुलता है उस डायरेक्शन में अगर प्रॉपर एनर्जी लगाया जाए तब जाकर क्या हो सकता है? दरवाज़ा खुल सकता है। तो यही है प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा मॉलिक्यूल्स के पास तभी वो क्या कर सकेगा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एक पार्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ जब वो कोलाइड करेगा तभी क्या कर पाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। और यही है कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी हमें ये कहता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के लिए फ्रूटफुल कोलिजन होना जरूरी है। और इस फ्रूटफुल कोलिजन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है एक्टिवेशन एनर्जी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, तभी वो कोलिजन क्या हो पाएगा? फ्रूटफुल हो जाएगा। और दूसरा क्राइटेरिया इसका ये है कि जो कोलिजन हो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी है भी और कोलिजन जो हो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए, करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है हमारा कोलिजन थ्योरी, और इस कोलिजन थ्योरी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देना होता है कि एक टर्म हम लोग बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि वैसे मॉलिक्यूल जिनके पास प्रॉपर कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाते हैं। अब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो किसी पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब कि कोई यूनिट वॉल्यूम है, उस पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड होने वाले कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यही कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। बात यहाँ पे करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। इसमें लिखते हैं दिस थ्योरी स्टेट्स दैट for the product formation this theory states that for the product formation it is essential to collision occurs between reactant molecule। देखिए तो ये हो गया कोलिजन थ्योरी। ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए। और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा तभी क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे एक टर्म और लिखेंगे कि ऑल कोलिजन विल बी, और कोलिजन बिटवीन, लिखिएगा बिटवीन reactant molecules is not fruitful collision। अब ये फ्रूटफुल कोलिजन क्या है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रूटफुल कोलिजन। ये क्या है भाई? तो फ्रूटफुल कोलिजन का मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वह कोलिजन जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलाइड करते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट में बदल सकें। इस तरह के कोलिजन को हम लोग कौन सा कोलिजन कहते हैं? फ्रूटफुल कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन reactant molecules
reactant molecules should be collide with each other. तो क्या हो गया, फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी कोलाइड विथ ईच अदर विथ प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर orientation are called fruitful collision। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रूटफुल कॉलिजन कहेंगे। मतलब कि वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि जितना ज़रूरत है उतना एनर्जी के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में सही दिशा के साथ अगर टकराते हैं तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और इस तरह के कॉलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रूटफुल कॉलिजन कहेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म और है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रूटफुल कॉलिजन के बारे में आगे हम बात करते हैं। अच्छा, और उसके पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम मान लीजिए, और छोटे से यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितना बार कोलाइड करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्टेंट molecules collide with each other in per second are called collision फ्रीक्वेंसी। उसे हम क्या कह देंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह देंगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, लिखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो पर सेकेंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और जितना ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और जितना कम कोलिजन फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ही कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करेंगे हम लोग, क्या नोट करेंगे कि मोर कोलिजन फ्रीक्वेंसी of reactant molecules will formed more products। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन is directly proportional to collision frequency of reactants। ध्यान रखिएगा इसको कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग बात करेंगे फ्रूटफुल कोलिजन के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रूटफुल कोलिजन कैसे पॉसिबल है। ये फ्रूटफुल कोलिजन का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे फॉर फ्रूटफुल
collision there are two conditions are required। तो फ्रूटफुल कॉलिजन के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। पहला कंडीशंस में है कि यहाँ पे लिखेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो पहला तो ये जरूरी है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में बदल पाएंगे, प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए, जिसके कारण अगर वो टकराए तो किस में बदल सके, प्रोडक्ट में बदल सके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रूटफुल कॉलिजन के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन सा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए कॉलिजन के लिए। और देखिए हम लोग बात करते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए आपके बाइक में फ्यूल होना चाहिए। ऐसा मान लीजिए 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है आपके बाइक से, और आपके बाइक में कम से कम ½ लीटर पेट्रोल होना चाहिए। और हुआ क्या कि 5 लोग ट्राई कर रहे हैं, किसके लिए, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए। अब पांचों के पास अपना अपना बाइक है, जिसमें कि 2 पर्सन के पास क्या है कि रिक्वायर्ड अमाउंट यानी कि ½ लीटर पेट्रोल है उनके पास, और 3 पर्सन ऐसे हैं जिनके पास ½ लीटर से कम पेट्रोल है। तो हुआ क्या है, ये पांचों एक साथ चले 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में, जिसमें से 3 लोग 20 किलोमीटर से पहले ही रुक गए, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेट्रोल नहीं था जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर सके और वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सके। जबकि 2 लोग के पास ½ लीटर पेट्रोल था, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल था, और वो क्या कर गए 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिए। तो हुआ क्या, इसमें से 2 मोटरसाइकिल क्या हुआ, 2 बाइक क्या हुआ कि अपने डेस्टिनेशन को पहुंच गया, बाकी 3 बाइक क्या हुआ कि नहीं पहुंच पाए। तो यही होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की। देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत नंबर्स में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, और मिलियंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा कि वो कहाँ पहुँच पाए, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँच पाए, ताकि वो प्रोडक्ट में बदल सके। तो वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसके कारण वो पहले ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेंगे और फिर एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट बना लेंगे। तो प्रोडक्ट कब बनेगा, कब फ्रूटफुल कॉलिजन होगा, फ्रूटफुल कॉलिजन तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचकर फिर कहाँ बदल जा पाए, तो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचकर फिर प्रोडक्ट में बदल पाए। तो चलिए इसमें लिखेंगे कि ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ energy to
form transition state and convert into product. So the reactant molecule which having sufficient amount of activation energy to form transition state and by the releasing of excess energy it will convert into प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, तभी वो कोलाइड करके किस में पहुंच सकते हैं, प्रोडक्ट में पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गए एनर्जी बैरियर एनर्जी के बारे में कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब सेकेंड टर्म में बात करेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए अब सेकेंड टर्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में ऐसा कहेंगे कि हम जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पे जाके अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर जाए तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो उनके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए करना क्या होता है जनरली कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एट ए टाइम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब वो कोलाइड करेंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। एक एग्जांपल से आप ऐसा समझिए कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल है कि जैसे कि देखिए आपके पास सी यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए CH CH3Cl है, इसको हम लोग CH3Cl है और इस CH3Cl का रिएक्शन करवाना होता है हाइड्रोक्साइड आयन से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा होता क्या है कि CH3Cl जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो अब इस हाइड्रोक्साइड आयन को इसके साथ कोलिजन करना होता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन के साथ जुड़ना चाहता है कि जब ये कार्बन के साथ जुड़ेगा तभी क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो अब ये ध्यान दीजिए कि अगर ये OH हाइड्रोक्साइड आयन है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से आए और यहाँ से आकर इस तरह से इस कार्बन पे कोलाइड करे तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे OH आकर जुड़ जाएगा, ये थोड़ा सा ये बदल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मान के चलिए कि आपका क्या आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया। देखिए तो ये क्या हो गया कि CH3OH यानी कि मिथाइल एल्कोहल बन गया। अब देखिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बनने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आके टकराए, इसके बैक साइड से आके टकराए ताकि ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकले और क्लोरीन जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो हो गया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन कि भाई यहाँ टकराएगा तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा हुआ कि ये हाइड्रोक्साइड आयन अगर यहाँ से आके टकराया तो कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हाइड्रोक्साइड आयन आकर इस डायरेक्शन से टकराया तब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से आके टकराएगा तब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी डायरेक्शन से आकर हाइड्रोक्साइड
टकराने से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो प्रोडक्ट कब बन रहा है? तो जब हाइड्रोक्साइड आयन बैक साइड अटैक कर रहा है, पीछे से आकर टकरा रहा है, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि हर एक कोलिजन फ्रूटफुल नहीं हो सकता है कि किसी भी डायरेक्शन में आके टकराए तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो कैसे होगा? तो जब हाइड्रोक्साइड आयन एक प्रॉपर डायरेक्शन से आकर प्रॉपर पोजीशन पे टकराएगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा, और इसी को कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। कि सही दिशा में सही जगह पे जब टक्कर होगा तभी क्या होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में कि not all collision between reactant molecules convert into products if reactant molecules having sufficient amount of activation energy and collide with each other by improper orientation, then product will not form। तो प्रोडक्ट क्या होगा? नहीं बनेगा। कब? कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, फिर भी वो क्या करे? मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है और ये इस डायरेक्शन में अगर टकराएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ जब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराएगा एक दूसरे के साथ तभी क्या हो पाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट when reactant molecules collide with each other by proper orientation by each other by proper orientation and sufficient activation energy। तो सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी के साथ वो क्या करेगा? कोलाइड करेगा। तो ये है कोलिजन थ्योरी आपका, जो ये आपका कहता है कि अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना चाहिए, और कोलिजन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जब आपस में कोलाइड करेंगे तो सारे कोलिजन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। पहला कंडीशन है कि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट को पार कर सकें और पार करके प्रोडक्ट में बदल सकें। पहला तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया। दूसरा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ साथ उनके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी कि एक सही दिशा में सही जगह पर जब वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कोलिजन थ्योरी में दो चीजें रिक्वायरमेंट हो गया, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन।
और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो चलिए यहाँ जितने भी टॉपिक्स थे केमिकल काइनेटिक्स के, उन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसके साथ केमिकल काइनेटिक्स का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। एक टॉपिक और बच गया हमारा ग्राफ। तो हम एक स्पेशल क्लास लेंगे जिस स्पेशल क्लास में आपको ग्राफ के बारे में बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि किस तरह से केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ बनाए जाते हैं। तो क्या स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो गया है, ग्राफ आपको बताया जाएगा और इसके साथ ही हम लोगों ने सक्सेसफुली केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट किया है। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, बाय।